2023 में अगर आप लोग को एग्जाम देना है, अगर आप 10वीं क्लास के छात्र हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको यह लगता है कि मेरा वीडियो उपयोगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, आप लाइक जरूर करें। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर, जो इस प्रकार से है। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो यहाँ पे जो आंसर है, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोधी था। ऑस्ट्रिया जो था वह जर्मनी के एकीकरण के विरोधी हो गया था। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के क्या हो गया था? विरोधी हो गया था। अब क्या किया? इटली वेनेशिया और लोमार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। यहाँ क्या हुआ था कि इटली लोमार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध 1866 में ऑस्ट्रिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। जैसे ही ऑस्ट्रिया का अधिकार था और सेडोवा जब युद्ध हुआ तो ऑस्ट्रिया हार गया, और जब ऑस्ट्रिया हार गया तो हारने के बाद उसका अधिकार उस पर से समाप्त हो गया। अब इटली पर से उसका अधिकार समाप्त हो गया। इटली पर से उसका अधिकार समाप्त हो गया। अब क्या हुआ? जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन राज्य था। ऑस्ट्रिया जो था बहुत शक्तिशाली राज्य था, और उसके अधीन में जो जर्मनी था, वह जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। और दूसरी बात यह था, उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद, महासंघ की जैसे ही स्थापना हुई तो जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते अगले प्रश्न पर। दांडी यात्रा। देखिए, महात्मा गांधी ने बहुत से जो यात्राओं को किया, महात्मा गांधी ने बहुत सी यात्राओं को किया और बहुत से आंदोलन किया और उसे छोड़ा, लेकिन दांडी यात्रा जो है सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। इसके लिए जब गांधी जी 12 मार्च 1930 को वे अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा पर निकल पड़े। अब नमक कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, अब ये चाहते थे उसको भंग कर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के जो कानून होते थे बहुत कड़े होते थे, और उसको भंग करने के लिए इन्होंने जो क्या किया, दांडी यात्रा आरंभ किया। अब क्या हुआ? अब क्या, दांडी जो पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, और शीघ्र ही यह पूरे देश में फैल गया। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? टिप्पणी करना। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में
असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया, ये चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। जन आंदोलन का अर्थ होता है जिसमें लोगों का समूह होता है। जन आंदोलन यानी पहला असहयोग आंदोलन जो था वो क्या था, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति प्रमुखता से अपनाई गई और इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था शहरी, यह शहरी क्षेत्र था। उसके बाद से क्या हुआ, मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक जो समर्थन मिला। श्रमिक वर्ग को भी इसमें भागीदारी रही। देखिए यहाँ इस आंदोलन में सभी लोगों ने अपना अपना जो समर्थन दिया है, यानी इस प्रकार यह पहला आंदोलन जन आंदोलन बन गया। चलिए अगले प्रश्न जो है इस प्रकार से है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो औद्योगिकरण और कारखानेदारी प्रथा के विकास का मजदूरों की आजीविका पर बहुत प्रभाव पड़ा। देखिए जैसे ही औद्योगिक स्टार्ट हुआ, अब का मजदूरी देना ये लोग जो कम कर दिए। मेहनत बहुत पड़ता था, मजदूरी कम मिलता था। अब क्या हुआ, यहाँ पर शहरों में उनको जो काम ढूंढने, आवास तथा छटनी के समस्या से जूझने पड़ा। अब उन्हें जो है परिश्रमिक पर ही लंबे समय तक काम करना पड़ता था। बेकारी की समस्या से त्रस्त मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे। मान लीजिए बेकारीकरण जब होगा, जब लोग खाने के लिए जो लाले पड़ जाएंगे, तब तो स्वाभाविक है आंदोलन होगा। और वे सभी लोग संगठित हो गए और संगठित होकर के अपनी स्थिति के सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। और यही जो है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित कर दिया। हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। यहाँ पे आप देख लेंगे ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा भाग है। अब जानते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, तो वही हुआ कि अभी भी जो है उसी तरह से है कि क्या होता है, ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा भाग जो खेती करता है। बहुत बड़ी आबादी यानी लगभग जो है 1/3 भाग जो है खेती करती है। खेती से इनकी आजीविका चलती है। और आजीविका का मुख्य साधन जो है वह खेती ही है। कृषि के साथ भारतीय लोग जो होते हैं वह पशुपालन का भी कार्य करते हैं। साथ ही गांवों में अनेक लघु जो कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग है, शिल्पकार लोग हैं, और सभी लोग जो है अपनी आवश्यकताओं को छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। अब देख लीजिए,
या प्रश्न, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं। तो एक इटली के एकीकरण हुआ था, तो मेजनी, देखिए इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर और इटली का एकीकरण जो हुआ वो क्या किया, मेजनी, काबूर और जो है गैरिबाल्डी के सतत प्रयासों से हुआ है। यह तीनों ने प्रयास किया तब जो है इटली का एकीकरण हुआ। अब यहाँ पर जो मेजनी जो था वो क्या कर, तरुणावस्था से ही गुप्त राजनीति के में भाग लेता था, यानी वह खुल कर किसी भी आंदोलन में, किसी भी राजनीति में वह भाग नहीं लेता था, लेकिन वह जो गुप्त रूप में वह हमेशा जो है राजनीतिज्ञों के साथ रहता था। और मुख्य बात यह था कि मेजनी जो था क्या था, कार्बोनरी का सदस्य था। मेजनी जो है क्या था, कार्बोनरी का सदस्य बन गया। अब यहाँ पे दूसरी बात है, 1831 में उसने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक जो है गुप्त क्रांतिकारी जो है संगठन स्थापित किए। मेटरनिख का जैसे ही पतन हुआ, मेटरनिख का पतन जो है 1848 में हो गया, मेटरनिख का पतन 1848 में हो गया, और मेटरनिख के पतन के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया, परंतु वह जो विफल ही होकर इटली आ गया। यानी जब उसमें एकीकरण करने में सफल नहीं हुआ, तो जब मेजनी सफल नहीं हो सका तो वह इटली के एकीकरण का प्रयास में लगा, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाया, और फिर अपने यहाँ इटली जो है क्या पहुंच गया। अब क्या हुआ, काबूर। देखिए काउंट काबूर राजा विक्टर इमैनुअल के मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सार्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति सुदृढ़ 1859 में फ्रांस की सहायता के लिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूर ने लोमार्डी पर जो अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को सार्डिनिया ने जो मिला लिया। काबूर के प्रयासों से इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। अब चलते हैं गैरिबाल्डी के बारे में। सबसे पहले गैरिबाल्डी लोह रक्त जो है नीति अपनाया, उसने इस संगठन को बनाया, यानी अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने 1860 में यानी क्या किया, सिसिली पर अधिकार कर लिया। उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया और बाद में उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। यानी इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए नई आर्थिक नीति क्या है। नई आर्थिक नीति क्या है तो, और इसकी हमें क्या करना, विवेचना करना है। तो 1921 में लेनिन ने आर्थिक सुधारों की एक नीति अपनाई
और इसकी मुख्य विशेषताएं जो थी वो क्या थी, निम्नलिखित थी। पहला क्या था, ध्यान रखेंगे, यानी किसानों को अनाज के बदले एक निश्चित राशि कर के रूप में देनी थी। यानी किसान अब अनाज नहीं देगा, लेकिन अब जो है वह राशि के रूप में कर देगा। दूसरी बात यह थी उसकी, अब क्या, किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। यानी अब कहा कि तुम क्या हो, जमीन के अब क्या मालिक हो गए हो। यद्यपि संवैधानिक रूप से राज्य का अधिकार बना रहेगा, यानी तुमको जो स्वामित्व जो दिया गया है, लेकिन उस पर जो है राज्य का ही अधिकार रहेगा। दूसरी बात यहां पर थी कि वैसे उद्योग जिनमें कारीगरों की संख्या 20 से अधिक नहीं थी, यानी उन्हें जो है व्यक्तिगत स्वामित्व चलाने का अधिकार दिया गया। यानी जिसमें जो है 20 से अधिक लोग काम नहीं करते थे, उस तरह के उद्योग हो गए, उसने उसको जो है एक व्यक्ति को जो है अधिकार में दे दिया। अगली बात जो है, अब क्या हुआ, उद्योगों का विवेचनीकरण किया। उन्हें जो कार्यान्वयन और जो है निर्णय संबंधी अधिकार दिए गए। सशस्त्र विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। राजकीय बीमा एजेंसियां स्थापित की गई। बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार किया गया। और क्या किया, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता जो समाप्त कर दी गई। जो यूनियन बनाए गए थे उनके समस्त अधिकारों को जो समाप्त कर दिया गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में किस तरह जातिगत असमताएं जारी है। देखिए, भारतीय संविधान में कहा गया है, भारतीय संविधान में जो कहा गया है कि भारत लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर यदि किसी प्रकार के भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। इतना होने पर भी भारत में आज भी कई जातिगत असमानताएं जो है विद्यमान है। जाति का आधार, यानी कर्म ना हो करके जन्म हो गया। जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ। उसका आचरण यानी आज भी प्रचलित है। राजनीतिक दलों द्वारा टिकट का जो बंटवारा भी जाति के आधार पर हो रहा है। तो जातिगत जो असमानताएं है यह कूट करके भारतीय राजनीति में भरी हुई है। अब देख लीजिए, कह रहे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता दो महत्वपूर्ण कारणों से है। दो महत्वपूर्ण क्या है कारणों से है। पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वह है देश की एकता और अखंडता के लिए, जिससे व्यवस्था से अस्थायित्व बना रहे। और दूसरी जो है वह अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों का शासन व्यवस्था से जुड़े होने के लिए, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सके। देखिए, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे।
1971 के चुनावों के बाद 1971 में जब क्या चुनाव हुआ, चुनावों के बाद लोगों ने महसूस किया कि केंद्र सरकार जो है गलत नीतियां बना रही है। ये नीतियों के कारण जो है देश का आर्थिक स्थिति और दयनीय हो गई। देखिए, जब सरकारें जो है गलत नीतियां बनाती है तो देश की आर्थिक स्थिति जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जब का पाकिस्तान से वो अलग हुआ। यानी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। परंतु बांग्लादेशी शरणार्थी की समस्या ने इस स्थिति और भयावह बना दिया। यानी बेरोजगारी का, खदान का अभाव होने लगा, और खदान के अभाव होने के साथ साथ दैनिक जीवन के सभी वस्तुएं में वृद्धि हुई। जैसे आज जो है क्या वस्तुओं की जैसे कीमतों में वृद्धि हो रही है, इसी जैसा जो है 1971 में हुआ था, और जिसके विरोध में जो है छात्र उतर गए थे। यानी उस आंदोलन का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी, और ऊपर से जो है सरकार जो है दमनकारी नीतियों ने अधिनायकवादी व्यवस्था रूप ले लिया। ये जनता की बेचैनी जो है दिनादुन जो बढ़ती चली जा रही थी। यानी बिहार में इस अकुलाहट की प्रतिनिधित्व यहाँ के छात्रों ने किया, और यह आंदोलन जो है बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया, और जिससे जो है इंदिरा गांधी की सरकारें